नमस्कार दोस्तों, कक्षा 7 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 3 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर जुनून कम है तो शरीर में खून भर लो, आज करना है ज़रूर कर लो, कल समय नहीं मिलेगी, आज भरपूर कर लो। तो आइए दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीने के लिए चलते हैं इस ज्ञान की दुनिया में। जो प्रश्न था, प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न था, इसको मैंने आपको दिया था करने के लिए, बहुत सारे बच्चे किए भी हैं। तो भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, ये सही है। ख, भाषण देना भाषा का लिखित रूप है, नहीं, ये गलत है, ये मौखिक रूप है। ग, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, अर्थात ये भी गलत है। घ, हिंदी संस्कृत और गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, बिल्कुल सही है। अंग, भाषा के नियमों वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, सही है। यहाँ पर निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखना है, आप लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, लिखित तथा मौखिक भाषा के दो उदाहरण दीजिए। आप दे लेंगे, बिल्कुल इसे आप फिल कर लेंगे। आइए हम आपको आज लेकर के चलते हैं वर्ड विचार। व्याकरण के जो 3 अंग हैं, वर्ड, शब्द, वाक्य, उसमें से हम वर्ड पर विचार करेंगे। वर्ड विचार। बच्चों, पिछले पाठ में आपने भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में जाना। भाषा वाक्यों के, वाक्य शब्दों के तथा शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, अर्थात भाषा किससे बनते हैं? वाक्यों के। और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से बनते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से बन सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात उसका छोटी इकाई का मतलब जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। दिए गए चित्रों, उसके नीचे लिखे वाक्यों को देखिए और पढ़िए। ये आप देख पा रहे हैं, यह तोता, यह तोता है और यह गाय है। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अनेक ध्वनियां मिली हुई हैं। यह तोता है, एक वाक्य है। ठीक है। यह गाय है, एक वाक्य है। इस वाक्य से एक विचार प्रकट हो रहा है कि यह क्या है, और फिगर से और स्पष्ट हो जा रहा है। तो मतलब एक भाषा का काम कर रहा है वाक्य, सामने वाला समझ रहा है, हम समझा रहे हैं। इसमें अनेक ध्वनियां हैं, इसको समझाया गया है। इस ध्वनियों के माध्यम से वर्ड के बारे में भी बताया गया है। यह में अ की मात्रा है तो इसमें 2 वर्ण हो गए। ह में अ की मात्रा, इसमें 2 वर्ण हो गए। तो वर्णों की संख्या यह में कितनी हो गई? 4 हो गई। तोता में त पर ओ की मात्रा लगी है, ता में त में आ की मात्रा लगी है, इसमें भी 4 वर्ण हो गए। है 1 वर्ण है, हलंत लगा दिए, इसमें ए की मात्रा लगी है, इसमें भी 2 वर्ण हो गए। अर्थात वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। ठीक है। इन 4 वर्णों से मिलकर ये तोता शब्द बना है, 2 वर्णों से मिलकर ये है शब्द बना है, और इन 3 शब्दों के व्यवस्थित मिलन से एक वाक्य बन गया है, और उस वाक्य से एक मैसेज प्रकट हो रहा है कि यह क्या है। ठीक उसी प्रकार गाय में भी वही है। वह में 2 वर्ण है, 2 2 4, और गाय में भी 4 वर्ण, है में भी 4 वर्ण। ये वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, जिससे एक शब्द प्रकट हो रहा है, ये शब्द सार्थक है, यह शब्द भी सार्थक है, यह शब्द भी सार्थक है। और सार्थक शब्दों के मिलने से
व्याकरण के अनुसार जो शब्दों का व्यवस्थित समूह है, उस व्यवस्थित समूह से एक वाक्य बन रहा है और वह वाक्य एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है। इसमें ध्वनियाँ, इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये जितना हलंत लगाया गया है, व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता है, लेकिन वह भी स्वर के अंतर्गत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। अतः वर्ण की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि माने आवाज, साउंड, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जब उसी ध्वनि को हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं और उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं तो वर्ण कहलाता है, लेकिन उसी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि कहलाता है। वर्णमाला किसी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है और वह एक क्रमबद्ध समूह में बधे होते हैं, जिनको हम वर्णमाला कहते हैं। यानी क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा। आइए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह अंग और अह और 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अन्य वर्ण होते हैं, ड़ और ढ़। उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो रही है? 11, 2, 13, 13 और 33, 46, 46 और 4, 50 अर्थात 50, 50 2 52, यानी कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। आइए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये टोटल 11 स्वर हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सारे वर्णों और बाकी सारे स्वरों की मात्रा होती है। और 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह इन्हें इसलिए कहा जाता है, न ये स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है। सबके नीचे हलंत लगाया गया है। हलंत क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई बनाने के लिए, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम हलंत को हटा दें तो यहाँ 2 वर्ण हो जाएंगे, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं मानी जा सकती। आइए, 4 जो होते हैं, ये देख रहे हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो तीनों स और ह है, ये उष्म व्यंजन है। इस स को हम तालव्य स कहते हैं, इस स को हम मूर्धन्य स कहते हैं, और इस स को हम दंत्य स कहते हैं, और ह को हम काकल्य कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना। व्यंजन का मतलब व्यंजन, वह व्यंजन जो 2 व्यंजनों के संयुक्त होने से बना हो। जैसे छ आधा क और पूरा मूर्धन्य स से मिलकर बना हुआ है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा क, आधा स और अ, यानी मूर्धन्य स पर अ की मात्रा लगी हुई है। तो इसको और छोटा करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। त्र आधा त और पूरा र से मिलकर बना हुआ है। ज्य आधा ज और य से, इसलिए हम इसको ज्य पढ़ते हैं, ज्ञ नहीं पढ़ते हैं। स्र आधा तालव्य स और पूरा र से मिलकर बना हुआ है। अन्य वर्ण जिन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, एक क, ट, ठ, ड, ढ। ये ड को आवश्यकता अनुसार बाद में ये बिंदी लगाकर इसे एक अन्य वर्ण बना दिया गया, अर्थात ढ़ बना दिया गया। ठीक है, और इसे ढ़ बना दिया गया। ये ढ था, ढ़ बन गया, ये ड था, ड़ बन गया। एक अड़ होता है, इसको हम अड़ पढ़ते हैं और इसको हम ड़ पढ़ेंगे। राइट।
तो पहले वर्णों की संख्या 50 थी, लेकिन ये दो अन्य वर्ण के बढ़ने से संख्या इनकी वर्णमाला में कितनी हो गई? 52 हो गई। वर्णों के भेद। उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अर्थात स्वर भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं और व्यंजन भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आइए स्वर के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो 11 स्वर होते हैं इनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए इनको स्वतंत्र कहा जाता है। राइट। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं है। व्यंजन को बोलने के लिए, बिना अटके बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, अगर क से स्वर हटा दें अ तो हो जाएगा आधा क, और तो स्वतंत्र हम बोल नहीं सकते। आइए स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इस 11 स्वर में इनको 3 रूपों में बांटा गया है, जैसे हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस्व स्वर को जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है इनकी संख्या 4 है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा के बराबर समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ में समय कम लगा, लेकिन आ में 2 अ के बराबर आ में समय लग रहा है, अर्थात 2 मात्रा के बराबर। बड़ी में 2 छोटी ई के बराबर लग रहा है, बड़ा ऊ में 2 छोटा ऊ के बराबर लग रहा है। इस तरह ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों में हस्व स्वर की अपेक्षा दूना समय लगता है, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का मतलब होता है हस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ के बाद ओ को उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है, इसलिए जिस वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसके बाद एक गुरु लिख दिया जाता है। जैसे ओ, म में तो बिल्कुल दीर्घ स्वर की तरह समय लग रहा है, तो इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए भी किया जाता है। किसी का नाम बुलाना हो, जैसे सूरज बुलाना, सूरज, तो र के बाद 3 गुना समय लग रहा है। ये हमारे ऊपर होता है कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हम कर सकते हैं। जैसे हम किसी को बोला राम, तो रा के बाद 3 गुना समय लग रहा है। तो शेष इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लिंक है यूट्यूब पर, आप PM फाउंडेशन सर्च करेंगे और हर समय हर वक्त सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें और उसके अंतर्गत 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे। जितनी भी वीडियो हमारी अपलोड होती रहेगी आपको सूचना मिलती रहेगी। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।